क्लास 6 का चैप्टर है। जिज्ञासा का छठा पाठ है हमारे आसपास की सामग्री। उत्पादनम भवेत्स्या मृत्तिका लेहमेव च। मतलब मूसा क्रूसिबल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री मिट्टी और लोहा। पदार्थों के गलने के लिए उपयोग किया जाने वाला पात्र जिसे मूसा क्रूसिबल कहा जाता है। ये चैप्टर के फैक्ट था। अब इसके बाद देखते हैं, शुरू करते हैं। हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। ग्रीष्म आकाश के बाद घुलन और शीत शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित है। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ करते हैं। शीत पूछती है कि आज तुम स्कूल में क्या लाए। देखो, मेरे पास कई नोटबुक है और मेरे पास भी नई नोटबुक है। मतलब दोनों के पास क्या है, नई नई नोटबुक है। कुछ समय बाद उनके विज्ञान की शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती है और विद्यार्थी से बातचीत आरंभ करती है। वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है। वह पूछती है कि वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न है। उनके आकार का रंग क्या क्या है, और जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव होता है। क्या उनमें से कुछ वस्तुएं अन्य वस्तुओं से भारी है। सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती है, जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि। अब देखिए, किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। सामग्री क्या होता है? किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ या पदार्थ का मिश्रण सामग्री कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक फैक्ट है। प्रतिदिन अवलोकनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनी होती है। आइए सामग्री के विषय में अधिक जाने। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले प्राचीन मिट्टी के बर्तन 7,000 से 8,000 वर्ष पूर्व और गंगा के मैदानों में लहुरा देव और बलूचिस्तान, जो कि मेहरगढ़ में पाए गए हैं, लगभग 4,000 मान्य सवत पर BCE, मतलब बिफोर BCE, सिंधु सरस्वती मैदानों में कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, रंगाई, विविध रंगों की सुरक्षात्मक या सजावटी लेप, जिन्हें स्लिप कहा जाता है, उसका प्रयोग, अनुप्रयोग, सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकें विकसित हुई। यह तकनीकें हड़प्पा सभ्यता 2600 से लेकर 1900 सामान्य स्वत पूर्व के दौरान और भी परिष्कृत हो गई, जिसमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिजाइने और ज्यामिति ज्यामितीय पैटर्न और जलीय जलीय जानवरों का चित्र किया गया है। हंडिया, थाली, कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई गई मिट्टी की सावधानी पूर्वक चुना और उसे साफ किया जाता है, और फिर छलनी से छानकर गूंथा जाता था और उसे चाक से घूमते पहिए पर आकार दिया जाता था। अंततः भट्टियों में पकाया जाता था। इस पकी हुई के टेराकोटा मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि का भंडारण तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता था। जब बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी अन्य पात्रों के राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया। वस्तुओं को समूह में कैसे बांटे, कुछ क्रियाकलाप, आइए समूह बनाए। चित्र में दिया है, वस्तु सभी गुण जैसे आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमक, द्युतिहीनता और उनकी निर्माण सामग्री पर समूह में बांटे। अब ये इस तरीके से है, ये क्रियाकलाप है, इसको कंप्लीट करिए। और आगे आपने देखा होगा कि विभिन्न वस्तुएं विभिन्न सामग्री से बनाई जा सकती है, कि कुछ सामग्री का उपयोग विभिन्न वस्तुओं बनाने के लिए किया जा सकता है। वस्तुओं को समूह में व्यक्त
व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। वर्गीकरण क्या हुआ? वस्तुओं को समूह, एक मिनट, वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। वस्तुओं को अनेक एक समान गुणों के आधार समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। क्रियाकलाप दिया हुआ ये आगे का। अब इसे छोड़िए। गिलास बनाने के लिए क्षमता होनी चाहिए। देखिए, विचार करें कि गिलास बनाने में हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। चित्र में दिखाए गए स्थानों पर नाम लिखे। ये कलर हो गया, ये रहा, यहाँ पे लिखना है। कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि कपड़े में अगर पानी रखे तो पानी कपड़े से नीचे गिर जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पानी इसमें डाल दे तो यहाँ बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है। गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्री में जल धारण की क्षमता होनी चाहिए। यह कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, और हम किस वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों के प्रयोजन के आधार पर करते हैं जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक पेन विभिन्न सामग्रियों से बना हो सकता है, जैसे प्लास्टिक, धातु और स्याही। अब देखिए, इसमें विभिन्न खेलों की गेंद बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों के उपयोग क्यों किया जाता है? क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये कुछ क्रियाकलाप इसमें आप देख सकते हैं। हम्म, हस्त व्यायाम की गेंद जो स्पंज वाला होता है, यहाँ पे स्माइल बना रहता है, कुछ इस तरीके के ये रहता है और ऐसा स्माइल बना रहता है, इसको स्पंज करते हैं, यानी कुछ इस तरीके से हाथ से दबाने के लिए काम आता है। और ये क्रिकेट की गेंद और ये टेनिस की गेंद, तो मतलब ये क्या है, तीनों का अलग अलग जगह काम है। ठीक है, क्योंकि इससे क्रिकेट मारेंगे तो मतलब बल्ले से अगर इस गेंद पे मारते हैं तो ये कोई फायदा नहीं होगा, और इस पर टेनिस से खेलेंगे यानी टेनिस से मारेंगे तो वो बल्ला टूट जाएगा जो हाथ से मारते हैं। इसीलिए सबका क्या है, अलग अलग उपयोग है। अब देखिए आगे, खेल के गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें, जैसे उनका आकार, रंग, संगठन, कठोर या मुलायम, और वे कितनी ऊंचाई तक उछलती है। और समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेलों के लिए उपयोग प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्रियों को क्यों बनी होती है। चित्र 6.4 में अवलोकन करें इसमें, और वस्तुओं को यथासंभव विभिन्न विधियों से समूह में वर्गीकृत करें। आपने अपने वस्तुओं को उनके आकार और रंग जिस सामग्री से बनी होती है उसके आधार पर समूह में वर्गीकृत किया होगा। हमने सीखा कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए घर की रसोई में हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखते हैं। इस प्रकार एक पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है, अथवा दालें अनाज एक दूसरे कोने में रखता है, इत्यादि। हम किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवा को रखने की व्यवस्था कैसे की गई है। सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या है? अब देखिए कि सामग्री के विभिन्न गुणों के बारे में, आइए हम इस सामग्री के गुणों के बारे में जानें। सामग्री के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें। विभिन्न सामग्रियों से निर्मित प्राय वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न दिखती है। बिना पॉलिश की हुई बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी हुई लकड़ी के स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होती है। वही लोहा तांबे या एल्यूमिनियम से भिन्न दिखता है। तथापि लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जिन्हें लकड़ी से अलग बनाती है। आइए वस्तुओं को अलग अलग उनके छांटने का प्रयास करते हैं। कागज, गत्ता, लकड़ी, चौक, तांबे के तार, एल्यूमिनियम की पन्नी और पीतल, कांसे, स्टील इत्यादि से बनी किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े को एकत्रित करते हैं। हमारे द्वारा एकत्रित की गई कुछ वस्तुओं को देखें। क्या इसमें भी कोई वस्तु प्रकाश डालने पर चमकती है? उनके गठन, रंग या ध्यान देने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें कि उन्हें इनके स्वरूप के आधार पर समूह में विभाजित करके उनके नोटबुक में लिखें। जिन सामग्री के सतह प्राय चमकदार होती है उनका स्वरूप द्युतिमय
यानी चमकदार होता है। चमक वाली ऐसी सामग्री सामान्य धातु की होती है। धातु के उदाहरण में धातु के उदाहरण में लोहा, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोना इत्यादि सम्मिलित है। तथापि कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती है। ये मलिन या द्युतिहीन दिखाई देने लगती है। परिणाम स्वरूप हम प्राय केवल उनकी ताजी कटी हुई सतहों पर ही चमक देखते हैं। द्युतिहीन यानी चमकहीन सामग्रियों में वे होती है जिसकी सतह चमकदार नहीं होती। द्युतिहीन सामग्रियों के कुछ उदाहरण कागज, लकड़ी, रबड़, जूट इत्यादि है। एक पुरानी कहावत है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती और सभी चमकदार सामग्री धातु नहीं होती। कुछ सामग्री कुछ सामग्री के सतहों को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थों को पतली परतों में लेपित किया जाता है जिससे वह चमकदार दिखाई देती है। यह सामग्री धातु नहीं भी हो सकती है। कौन सी सामग्रियां कठोर होती है? अब देखिए, जब आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों से संपीड़ित करते हैं यानी दबाते हैं तो पत्थर जैसी सामग्री को दबाना कठिन हो सकता है, जबकि कुछ अन्य सामग्री जैसे रबर आसानी से दबाया जा सकता है। धातु की एक चाबी से लेकर उसमें लकड़ी के टुकड़े, एल्यूमिनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चौक, किसी भी अन्य सामग्री से बनी वस्तु के सतह को खरोचने का प्रयास करें कि आप कुछ सामग्री के दूसरे की तुलना में अधिक आसानी से खरोची जा सकती है। जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया खरोचा जा सकता है वह नरम होती है, जबकि अन्य सामग्री जिन्हें दबाया खरोचना कठिन होता है लेकिन वह लोहे से नरम होता है। आइए अवलोकन करें। क्रियाकलाप दिया हुआ है। अब यह क्रियाकलाप में आप जान सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे के। आपने सीखा कि सामग्री को अलग अलग गुण हो सकते हैं जैसे चमक, कठोरता, कोमलता, आकार, रंग। और क्या आप सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? आइए आगे जाने। उन सामग्रियों का पता लगाए जिन्हें आर पार हम देख सकते हैं और वह सामग्री जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। घुलनशीत सारा घुलनशीत और सारा घुलनशीत और सारा अपने दोस्तों को साथ लुका छुपी खेल रहे थे। दीवार घुलन एक दीवार के पीछे छिप जाता है। शीत बगीचे में पेड़ के पीछे छिप जाती है, जबकि सारा फ्रोस्टेड दरवाजे कांच के दरवाजे जिसकी सतह धुंधली होती है उसके पीछे छिप जाती है। शीत का छोटा भाई घर के कांच की खिड़की से ये सब होते हुए देख सकता है। जिन सामग्रियों के आसपास आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। मतलब जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहा जाता है, जैसे कांच, जल, वायु, सेलोफेन सेलोफेन कागज इत्यादि। पारदर्शी सामग्री के उदाहरण। अब सेलोफेन कागज क्या होता है? सेलोफेन कागज मतलब होता है जो हम मिठाई लेने जाते हैं तो मिठाई के बॉक्स के अंदर देखते हो कुछ पन्नी रहता है। जैसे लड्डू का एक लेने जाते हैं, लड्डू का बॉक्स रहता है, बॉक्स के अंदर क्या रहता है? एक छोटा सा पन्नी लगा रहता है। उस पन्नी को हटाते तो उसपे लड्डू रखे रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रहता है ना, चौकोर सा पन्नी। वो पन्नी और कागज टाइप का रहता है तो उसी को सेलोफेन कागज कहते हैं। तो ये सब क्या है? अब पारदर्शी वस्तु। घुलनशीत और सारा अपने छिपने के लिए इन स्थानों को क्यों चुना? क्या आप सोचते हैं कि शीत के भाई के लिए शीत उनको और उसके मित्रों को अपने घर की बंद लकड़ी की खिड़की से देखना संभव होगा? अधिकांश सामग्री ऐसा है जिनके आर पार देख नहीं पाते। इन सामग्रियों को अपारदर्शी कहा जाता है। मतलब जिस वस्तु के पार हम नहीं देख सकते उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। और लकड़ी, गत्ता, धातुएं अपारदर्शी सामग्रियों का उदाहरण है। जिन सामग्रियों के आर पार देखा तो जा सकता है परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उन्हें पारभासी कहा जाता है। पारभासी मतलब जिसके पीछे धुंधला दिखता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके पीछे ये क्लियर दिखाई दे रहा है लेकिन इसके पीछे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ इस जगह पर। तो ये क्या है? ये पारदर्शी है और ये पारभासी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
बेटर पेपर और फ्रॉस्टेड कांच पारभासी सामग्री का उदाहरण है। अब यह क्रियाकलाप है। इसके बाद देखिए आगे। शाम को जब घुलन खेलकर अपने घर आया तो वह पसीना आ रहा था, उसे थकान अनुभव हो रही थी, उसे प्यास लगी तो वो घुलने घुलन की माँ ने एक गिलास जल में एक चम्मच चीनी की चुटकी नमक और थोड़ा नींबू का रस मिलाया और उसे यह शिकंजी पिलाई। घुलन ने देखा घुलन ने देखा कि उसकी माँ जल में चीनी नमक मिला रही थी। थोड़ी देर बाद नमक और चीनी अदृश्य हो गई, यानी उस गिलास में से गायब हो गई। गिलास में से गायब हो गई। आइए यह पता लगाने के लिए कि सरल क्रियाकलाप करें कि विभिन्न सामग्रियों जल में मिलते ही कैसे व्यवहार करती है। अब यह क्रियाकलाप देख सकते हैं। आगे देखिए। आपने देखा होगा कि कुछ सामग्री जल में मिलने पर पूर्णतः अदृश्य हो जाती है, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया। ठीक है। हम कहते हैं कि सामग्री जल में घुल जाती है, सामग्री जल में घुल जाती है, या यह जल में घुलनशील है। कुछ सामग्रियां जल में नहीं घुलती और बहुत देर तक घुलने पर भी अदृश्य नहीं होती। ये सामग्रियां जल में अघुलनशील है। जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये बहुत सी सामग्रियों को घोल सकता है। अब इसके बाद देख सकते हैं ये क्या है। ये जल में घुलनशील है। जैसे जल में घुलनशील और ये जल में अघुलनशील है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से आर पार हम देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना। इसके बाद आप स्वयं ओ आर एस बनाए। ओ आर एस डिहाइड्रेशन सोल्यूबल का उपयोग करके अन्य रंगों के कारण हुई पानी में कमी के उपचार के लिए किया जा सकता है। ओआरएस के पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाजार से उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पैकेट में 1 लीटर जल घोलकर उपयोग किया जाता है। कि मतलब ओआरएस का जितने भी पैकेट होते हैं, एक पैकेट सिर्फ 1 लीटर पानी को ही घोलने के लिए सक्षम रहता है। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो उबालकर ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी और नमक आधा चम्मच नमक मिलाने पर ही ओआरएस ओआरएस तैयार किया जा सकता है। क्या तेल, सिरका, शहद जैसे द्रव जल में घुल जाते हैं? आइए पता लगाएं। जल में विद्यमान गैसों में विषय में क्या कह सकते हैं कि जल में जो गैस विद्यमान होते हैं, कि जैसे ऑक्सीजन हुआ जिसके कारण मछली पानी में रहने के बाद सांस लेती है। कुछ द्रव कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल के साथ मिश्रित नहीं होते और कुछ समय के लिए रखने पर वे अलग परत बना लेते हैं। इसी प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होती है जबकि अन्य नहीं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है और यह जल में रहने वाले जंतु पौधों अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब जो जल में रहने वाले जीव है, ये मछली हो गया, चाहे मेंढक हो गया, ये कोई भी चीज, ये जल में घुले हुए ऑक्सीजन के द्वारा ही सांस लेते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप 6.8 है। कितना भारी है, कितना हल्का, किसी चीज का वजन करना। क्रियाकलाप है। अब 6.8 के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कोई सामग्री भारी या हल्की, इसका पता द्रव्यमान नामक गुण को माप कर किया जा सकता है। अब उनके आयतन समान हो, जो सामग्री भारी होता है उसका द्रव्यमान अधिक होता है और जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है। समान भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह तौल द्वारा निर्धारित होता है। और आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान और भार में अनेक संबंध के विषय में अधिक सीखेंगे। स्थान और आय आ- आयतन आयतन स्थान और आयतन। अगले दिन शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती है और विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। वह अभिवादन स्वीकार करती है और एक विशेष प्रयोजन से कहती है कि कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाए। सीटों पर बस्ता रखे होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते। शिक्षिका विद्या पूछती है, आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं? विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि बस्ते ने स्थान घेर लिया है।
बातचीत जारी रखते हुए दो विद्यार्थियों को कांच के दो समान गिलास देते हैं और उन्हें बोतलों में बचा हुआ जल क्रमश गिलास में डालने के लिए कहती है। तो कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी देखते हैं कि एक गिलास से जल से आधा भर जाता है, जबकि दूसरा गिलास लगभग जल से पूरा भर जाता है। अब ऐसा चित्र में दिया हुआ है, नीचे चित्र में देख सकते हैं, ये रहा, जैसा कि ये आधा भर गया और ये गिलास पूरा भर गया है। तो इसमें आगे देखिए आगे क्या होता है। दोनों गिलासों में जल का स्तर अलग अलग क्यों है? मैडम मैडम विद्या ने विस्तार पूर्वक समझाया कि दोनों गिलासों की क्षमता समान है, प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग है, जो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है, जो दर्शाता है कि इस गिलास के जल की मात्रा दूसरे गिलास से भरे हुए जल की तुलना में कम हो। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल का आयतन को दर्शाता है, यानी ये गिलास में कितना पानी आएगा ये कौन डिसाइड करेगा? गिलास का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ग्लास। आपने दुकानों में अलग अलग आकार के पीने के जल की बोतलें बिकती हुई देखी होगी। क्या आपने देखा है कि बोतलों की मात्रा के रूप में 1 लीटर, 500 ml, 200 ml इत्यादि लिखा रहता है? यह बोतलों के जल के आयतन को दर्शाने का काम करता है। अब आगे देखिए, ये कह रहा है कि पीने के जल और दूध की बोतलों में 500 ml के लेबल लगा होता है, जो आयतन दर्शाता है। ठीक है, ये पीने का पानी है और ये दूध है, लेकिन दोनों का आयतन क्या है? सेम है। अब आप वस्तुओं के कई गुणों के बारे में जान सकते हैं, तथापि वस्तु सभी गुण विद्यमान नहीं होते। द्रव्य क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन दो गुण है जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या हम उन वस्तु या सामग्री एक सामान्य नाम दे सकते हैं कि जिसमें ये दो गुण विद्यमान हो? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है उसे द्रव कहा जाता है। द्रव्यमान द्रव की मात्रा बताता है और इसे ग्राम या किलोग्राम की इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन, आयतन को लीटर या मिलीलीटर इकाइयों में मापा जाता है। अंतरराष्ट्रीय पात्रक अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई में किलोग्राम का द्रव्य की इकाई है। किलोग्राम के संक्षिप्त रूप में केजी लिखा जाता है। वाक्य के अंत में छोड़कर केजी के चिन्ह के बाद के और जी के बीच कोई स्थान नहीं होता, इसके बीच कोई बिंदु नहीं लगाया जाता। द्रव्यमान लिखते समय सदैव संख्यात्मक मान और इकाई के बीच अंतराल छोड़ो। उदाहरण के लिए यदि द्रव्यमान 7 किलोग्राम है तो इसे 7 केजी के रूप में लिखा जाएगा, न कि 7 केजीएस के रूप में। इसी प्रकार लीटर को बड़े एल के रूप में लिखा जाता है। लीटर को बड़े एल के रूप में, मिलीलीटर के रूप में संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। एमएल के बीच कोई अंतराल नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 500 मिलीलीटर जल है तो इसे 500 ml लिखा जाएगा। एम छोटे अक्षर लो लोअर लोअर केस में होगा और एल बड़े अक्षर अपर केस में होगा। लोअर केस और अपर केस में होगा। एसआई प्रणाली में मीटर को संक्षेप में एम लिखा जाता है और घन मीटर को दर्शाने के लिए संक्षिप्त का मूर्धांक 3 के साथ लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 2 मीटर आयतन है तो इसे 2 मीटर क्यूब लिखा जाएगा। संख्या और इकाई के बीच सदैव एक समान स्थान छोड़े। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अब आगे देखिए, क्या हमारे पास सभी सामग्रियों द्रव्य के विभिन्न उदाहरण माने जा सकते हैं? इस संबंध में अपने मित्रों से चर्चा करें। क्या वायु द्रव्य है? नहीं। उदाहरण के लिए जल द्रव्य, रेत के कंकड़ द्रव्य और इसी प्रकार कप भी द्रव्य। सामग्री द्रव्य के प्रकार जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। हमने सीखा कि सामग्री भिन्न भिन्न दिखती है और भिन्न भिन्न व्यवहार करती है। हमने सामग्री के समूह, उनके गुणों, समानता
या आधार पर बताए। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है क्योंकि यह हमें सामग्री के गुणों के स्वरूप में अध्ययन करने और अवलोकन के बारे में सहायता करता है। मनुष्य न केवल सामग्री का बल्कि चट्टानों का, पौधे और जानवरों को भी वर्गीकृत करते हैं। जीवित जगह में जीवित जगत में वर्गीकरण के बारे में हमने सभी जीव जगत के विविधता नामक अध्याय में सीखा है। सजीव जगत की भांति ही निर्जीव जगत की वर्गीकरण भी इसके गुणों के आधार पर किया जाता है। क्या सोच सकते हैं कि आविष्कार प्लास्टिक के आविष्कार मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन किए? ये वरदान है या अभिशाप? हमने सामग्री के विभिन्न गुणों और उनका पता लगाया और उन्हें समझा। हाँ, लेकिन आज हमने जो सामग्री देखते हैं कि उनके अधिकांश पहले भी अस्तित्व में रही होंगी, और मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि उस समय लोगों ने उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया होगा। अब ये देखिए, ये प्राचीन समय की बात है। कहावत है, प्राचीन भारत में एक ऐसी वर्गीकरण प्रणाली विद्यमान आयुर्वेद जो भारतीय चिकित्सा पद्धति में से एक है। उसे भी भौतिक पदार्थ या समूह में बांटने की एक प्रणाली गुरु मंद हमें स्निग्ध सलक्षण मात्र मुदु स्थिरा गुणा समुक्ष्म विशदा विंशति निर्वया विपर्या इस श्लोक का यथार्थ से 20 गुणों के बारे में बताया गया है, जिसका उपयोग आयुर्वेद के भौतिक पदार्थों को वर्णन करने के लिए किया जाता था। इस गुणों का उपयोग सभी जीवित प्राणियों, पर्यावरण के भोजन वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, ये तरह तरह के 20 को पॉइंट है। ठीक है, ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। ये सारांश है, पढ़ लेना। और इसके बाद ये कुछ वस्तु है। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है।